घटिया, शर्मनाक। अचानक ट्रंप पर भड़के एलन मस्क। भारत के बाद रूस के खिलाफ खुलकर आया तुर्क। ले जे-म्यांग बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अयातुल्ला का बड़ा बयान। पाकिस्तान के 5 लाख मुसलमान नहीं मना पाएंगे बकरीद। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब रिश्ते में दरार आ गई है। मस्क ने ट्रंप के नए बजट बिल को घटिया और घृणित बताया है। 5 दिन पहले ही मस्क ने ट्रंप प्रशासन से अलग होने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। ट्रंप ने इस बिल को बिग ब्यूटीफुल बिल कहा, लेकिन मस्क ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह 2.5 लाख करोड़ डॉलर का घाटा बढ़ाएगा और अमेरिकी जनता पर कर्ज का बोझ डालेगा। मस्क ने बिल का समर्थन करने वालों को शर्मिंदगी महसूस करने को कहा। रिपब्लिकन नेता मस्क की आलोचना से नाराज हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि मस्क गलत हैं और यह बिल सरकार के सुधार प्रयासों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह बिल अमेरिका के 36.2 लाख करोड़ डॉलर के कर्ज में अगले 10 साल में 3.8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी करेगा। ट्रंप का कहना है कि यह बिल टैक्स कम करेगा और सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ़ाएगा। डेमोक्रेटिक्स ने मस्क की आलोचना का समर्थन किया है। ट्रंप ने अभी मस्क पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन संसद में चर्चा की बात कही है। वहीं तुर्की, जो पहले रूस के साथ रिश्तों को लेकर असमंजस में था, अब खुलकर सामने आ गया है। उसने रूस के नए दुश्मन फिनलैंड के साथ हथियारों की बड़ी डील की है। ये डील नाटो की रूस को घेरने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। 2019 से 2023 तक फिनलैंड ने तुर्की को हथियार देना बंद कर दिया था, लेकिन क्योंकि तुर्की ने सीरिया में खुद लड़ाकों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाया था, लेकिन 2023 में फिनलैंड ने यह प्रतिबंध हटा लिया और तुर्की को 12,000 टन मजबूत स्टील भेजा। बदले में तुर्की ने फिनलैंड की नाटो सदस्यता को मंजूरी दी। सोमवार को दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता किया। फिनलैंड की कंपनी पैट्रिया और तुर्की की कंपनियां असलसान व रॉकेटसन मिलकर हथियार बनाएंगी। इन हथियारों को मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में बेचा जाएगा। तुर्की के पास ड्रोन और मिसाइल का अनुभव है, तो फिनलैंड के पास आर्कटिक युद्ध की तकनीक। यह साझेदारी नाटो और मजबूत करेगी। 2023 में फिनलैंड ने 333 मिलियन यूरो के हथियार निर्यात किए और 2025 में वह अपने जीडीपी का 2.5% रक्षा पर खर्च करेगा। यह डील तुर्की को यूरोप और फिनलैंड को मिडिल ईस्ट के बाजारों में ले जाएगी। वहीं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। उत्तर कोरिया के साथ तनावपूर्ण रिश्ते और उसकी मिसाइल व परमाणु गतिविधियां चिंता का विषय है। ली ने उत्तर कोरिया से बातचीत शुरू करने के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा और संवाद में संतुलन बनाना होगा। अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी और चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी संभालना होगा। ली ने अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने की बात कही। पूर्व राष्ट्रपति ड्यूल के बाद देश में स्थिरता लाना, तख्तापलट को रोकना उनकी प्राथमिकता है। आर्थिक असमानता, खासकर युवाओं के लिए नौकरी की कमी एक बड़ी समस्या है। ली को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो रोजगार बढ़ाए और गरीब मध्यम वर्ग को मजबूत करे। सियोल में आसमान छूती घरों की कीमतें भी चिंता का विषय है, जिसके लिए ठोस आवास नीति चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले रोकने और पारदर्शी प्रशासन स्थापित करना भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाना होगा। साथ ही बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण को कम कर देश को एकजुट करना ली की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है और ली अब यहाँ पर एक नए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए भी पूर्ण रूप से नजर आएंगे। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के परमाणु प्रस्तावित की आलोचना की है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरान के नारे "हम कर सकते हैं" के खिलाफ है। खामेनेई ने जोर देकर कहा कि ईरान को अपनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता बनाए रखनी होगी, वरना उसे अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिना संवर्धन के परमाणु संयंत्र बेकार है। अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत के बाद भी प्रस्ताव का विवरण स्पष्ट नहीं है। समाचार वेबसाइट एक्सियोस के अनुसार प्रस्ताव में ईरान और पड़ोसी देशों के लिए एक परमाणु संघ की बात है, जिसमें ईरान कुछ समय तक 3% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। ये साफ नहीं है कि ईरान को संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दूत स्टीव विटकॉफ
के लिए यह समझौता अहम है। इसके तहत अमेरिका ईरान पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटा सकता है अगर ईरान अपना संवर्धन सीमित करे। अगर समझौता नहीं हुआ तो गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान में करीब 5 लाख अहमदिया मुसलमान समुदाय को इस बार बकरीद मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब पुलिस को पत्र लिखकर अहमदियों को कुर्बानी, ईद की नमाज और इस्लामी रस्में निभाने से रोकने का आदेश दिया है। उसमें लिखित हलफनामा लिया जा रहा है कि वे बकरीद की कोई धार्मिक परंपरा नहीं करेंगे। LHCBA का कहना है कि बकरीद सिर्फ मुसलमानों का पर्व है और पाकिस्तान का कानून अहमदियों को मुसलमान नहीं मानता, इसीलिए उन्हें इस्लामी रस्मों या प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। पत्र में कहा गया कि ऐसा करना संविधान, पाकिस्तान पीनल कोड और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। पुलिस से कहा गया है कि ईद के दिन अहमदियों की सभाओं को रोका जाए और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब होम डिपार्टमेंट के अनुसार 2023 के नोटिफिकेशन के तहत अहमदियों से हलफनामा और यूनिटी बॉन्ड लिया जा रहा है, जिसमें वे वादा करते हैं कि वे नमाज, कुर्बानी या इस्लामी प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला और भेदभाव बताया। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।